हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट 4 कक्षा 11वीं की सामाजिक विज्ञान का, जिसका नाम है जी कार्यपालिका। और हम करने वाले हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये मोस्ट नहीं, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे मेरे को बोल रहे हैं कि सर जो आप ये क्लास 11 के जो पोल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर रहे हो हर चैप्टर की, तो अगर हम सिर्फ वही वही देखकर जाए, चैप्टर में कुछ पढ़कर ना जाए, तो क्या हम पास हो जाएंगे? क्या हमारे 50% मार्क्स आ जाएंगे? तो देखो 50% तो बहुत छोटी बात है। मैं आपको बोल दूं आप 90% से ज्यादा स्कोर कर सकते हो अगर आपने ये सारे के सारे क्वेश्चन कर रखे हो, और वो भी वीडियो फॉर्मेट में। ठीक है, मतलब वीडियो देख कर ये सारे के सारे क्वेश्चन कर रखे हो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यार इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको सेम नहीं देखने के लिए मिलेंगे, वो अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। इसलिए वीडियो देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको ये भी बता दूंगा कि ये क्वेश्चन और किस तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, और कुछ एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी बताऊंगा, तो इसलिए वीडियो देखना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या पता आपका एग्जाम आए, एग्जाम में क्वेश्चन आए, ठीक है, और आपको क्वेश्चन पढ़ के लगे यार ये क्वेश्चन तो मेरे को आता ही नहीं। ठीक है, फिर आप घर पे आओगे तब आपको पता चलेगा यार इस क्वेश्चन का आंसर तो ये था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो में था, बट क्योंकि मैंने वीडियो नहीं देखी, मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए, इसकी वजह से मैं उस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाया। तो ये गलती मत करना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी में से आएगा, कुछ भी ऐसे बाहर नहीं आएगा। बस वीडियो फॉर्मेट में देखना इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात यह है कि मैं चैप्टर तो कंप्लीट करवा ही रहा हूँ, और चैप्टर के जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट कराऊंगा। उसके लिए मैंने ये बुक की पीडीएफ वगैरह ओपन कर रखी है, और ज्यादा नहीं है, 10 क्वेश्चन होंगे, 10 भी नहीं होंगे, 7-8 क्वेश्चन होंगे इस पीडीएफ के अंदर। अगर वो कर लिए तो बेड़ा पार है, 100% है। ठीक है, चलो जी। तो इससे पहले हम वीडियो शुरू करें, इससे पहले मैं ये बता दूं कि सेम ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है, मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी अपलोड कर रहा हूँ, जिसकी पोल साइंस इंग्लिश में है। तो अगर आप कोई फ्रेंड वगैरह है जिनकी पोल साइंस इंग्लिश में है, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं करा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। ठीक है, वो वाली वीडियो उनको भेज देना और उनसे बोल देना ये कर लो। ठीक है, अगर वो बोले कि नहीं चैप्टर मेरे को करना है पहले, तो उनसे बोला कर लियो यार चैप्टर, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये वाले क्वेश्चन कर लो पहले। ठीक है, चलो अब करते हैं जी अपने क्वेश्चन शुरू। और बहुत सारे क्वेश्चन तो एक एक लाइन के भी है। ठीक है, चलो जी शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जी, कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका सरकार का वह अंग होती है जो शासन का अधिकार रखती है और जिम्मेदारी उठाती है। और सिंपल लैंग्वेज में बोलूं ना, तो कार्यपालिका वो होती है जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करती है। आपको पता है ना, तीन होती है, विधायिका होती है, ठीक है, विधायिका होती है, एक होती है कार्यपालिका, और तीसरी होती है हमारी न्यायपालिका। ठीक है, अब देखो न्यायपालिका, कार्यपालिका, ये सारी की सारी चीजें क्या होती है? विधायिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो उस कानून को लागू करती है, और न्यायपालिका का काम होता है न्याय दिलवाना। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया ना। आपको एग्जाम में घूमकर भी आ सकता है क्वेश्चन। ये बताओ कि कार्यपालिका का मुख्य काम क्या है? तो कार्यपालिका का मुख्य काम ये है कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करना। सिंपल इज दैट। क्लियर हो गया? आई होप ये क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कार्यपालिका के प्रकार बताइए। ठीक है, अगर आपको आए कि कार्यपालिका 3 प्रकार की होती है और बताइए कौन कौन से प्रकार की होती है, तो ये आपको क्वेश्चन, ये आपको लिख कर आना एग्जाम में। अब मेरी बात सुने, क्वेश्चन और किस वे में भी पूछा जा सकता है। देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि संसदीय कार्यपालिका की विशेषता बताओ, तो ये पूरा का पूरा उतार के आ जाना है। ठीक है, पूरे नंबर मिलेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर मान लो आपको अर्ध अध्यक्षात्मक की विशेषता आ जाए, तो ये पूरा का पूरा उतार देना है। अगर अध्यक्षात्मक का आ जाए, तो ये पूरा का पूरा उतार देना है। अगर आपको मान लो ये पूछा जाए कि संसदीय कार्यपालिका में और अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में क्या डिफरेंस है, तो ये दोनों के दोनों करके आ जाने आपको। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि अर्ध अध्यक्षात्मक और अध्यक्षात्मक में क्या डिफरेंस है, तो ये करके आ जाना है। मेरी बात समझ पा रहे हो ना आप, है ना? विशेषता पूछे जाए तो पर्टिकुलर पर्टिकुलर का उतार देना, और अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो दो टेबल जिसका भी डिफरेंस पूछा गया वो उतार देना। ओके, चलो जी, अब एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कि होता क्या है, ताकि आपको एग्जाम में ज्यादा दिक्कतें ना आए। तो कार्यपालिका के प्रकार मैं आपको बता दूं, कार्यपालिका 3 प्रकार की होती है, संसदीय, अर्ध अध्यक्षात्मक और अध्यक्षात्मक। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि भारत में इनमें से तीनों में से कौन सी कार्यपालिका से काम होता है? तो मैं आपको बता दूं, भारत के अंदर संसदीय कार्यपालिका है। ठीक है जी, ये याद रखना आप। अर्ध अध्यक्षात्मक ये आप कह सकते हो कि श्रीलंका के अंदर है। अध्यक्षात्मक जो है वो अमेरिका के अंदर यानी यूएसए के अंदर है। ठीक है जी, चलो अब शुरू करते हैं हम। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है संसदीय कार्यपालिका का। ये देखो इंडिया की विशेषता लिखी हुई है। सरकार के प्रमुख को आमतौर पर प्रधानमंत्री कहा जाता है। भारत के अंदर जो सरकार के प्रमुख होते हैं उनको प्रधानमंत्री कहा जाता है ना, है ना? ये तो पता ही है आपको, जैसे कि अभी है भारत के अंदर जो अभी इस टाइम सरकार केंद्र के अंदर है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, बीजेपी है केंद्र के अंदर। ठीक है, तो हमारे प्रधानमंत्री कौन है? वो है जी नरेंद्र मोदी जी। तो वो जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो सरकार के भी प्रमुख है। आई होप ये क्लियर हो गया वो आपको। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि वह विधायिका में बहुमत वाले दल के नेता होते हैं। अभी विधायिका विधायिका मतलब ये जो हमारे पार्लियामेंट होते हैं ना, पार्लियामेंट यानी लोकसभा और राज्यसभा में जो ज्यादा मेंबर बीजेपी के बैठे हुए हैं, इसलिए ही जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं वो भी उसी दल के होते हैं जो ज्यादा वोट लेकर जो विधायिका में ज्यादा बैठे हुए होते हैं। इस टाइम बीजेपी के बैठे हुए हैं ज्यादा, तो इसलिए हमारे जो प्रधानमंत्री है वो कौन से दल के हैं? वो बीजेपी के दल के हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, वह विधायिका के प्रति जवाबदेह होते हैं।
यानी अगर विधायिका में जरूरी नहीं है कि सिर्फ बीजेपी के बैठे हो, इस टाइम कांग्रेस के भी है, आम आदमी पार्टी, बहुत सारे अलग अलग पार्टी के लोग हैं, अगर वो उनसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है कि विधायिका के प्रति वे जवाबदेह होते हैं, विधायिका के द्वारा पूछे गए प्रश्न का वो उत्तर देने के लिए बाध्य होते हैं। ठीक है, चलो अब लास्ट पॉइंट है कि देश का प्रमुख इनमें से कोई भी हो सकता है। संसदीय प्रणाली में मैं आपको बता दूं, देश का प्रमुख, हमारे देश के अंदर तो देश का प्रमुख जो है वो राष्ट्रपति है। ठीक है, हमारे देश में आपको बता दूं फर्स्ट पर्सन जो है ना, ठीक है, फर्स्ट सिटीजन माना जाता है कि वो हमारे राष्ट्रपति हैं। ठीक है, याद रखना आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संसदीय व्यवस्था में हमारे देश का प्रमुख कौन होता है, तो हमारे देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। हमारी सरकार के प्रमुख कौन होते हैं, वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, आप बोलोगे सर नहीं, हमारे देश में तो सारे के सारे काम प्रधानमंत्री जी करते हैं, है ना, तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं है? देखो क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों है, ये बात छोड़ो आप, बस आपको ये याद रखना है। मैं आपको बता दूं, जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटी साइन होती है ना, वो राष्ट्रपति के नाम से साइन होती है, तो ये हमारे देश के प्रमुख होते हैं। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं जी अर्धअध्यक्षात्मक की। ठीक है, राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। ठीक है, राष्ट्र जैसे कि ये श्रीलंका में चलता है, श्रीलंका के अंदर लोग है ना डायरेक्ट वोट देके अपने राष्ट्रपति चुनते हैं, तो राष्ट्रपति जो होता है देश का प्रमुख होता है और जो प्रधानमंत्री होते हैं वो सरकार के प्रमुख होते हैं। ठीक है, जो पार्लियामेंट के अंदर जिस पार्टी के ज्यादा मेंबर बैठे हुए होते हैं ना श्रीलंका के अंदर, उसी के प्रधानमंत्री बनते हैं। और देखो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इसमें अलग अलग दल के भी हो सकते हैं, और फिर दिक्कतें आती है। श्रीलंका में बहुत दिक्कतें इसी वजह से आ रही है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों सेम पार्टी के होते हैं तब तो ठीक है, बट जब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों अलग अलग पार्टी के होते हैं तो दिक्कत आती है। बट आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया हो कि राष्ट्रपति देश के प्रमुख होते हैं और प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं। ठीक है, चलो और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। ये भी एक तरह से सेम ही है, इसमें भी मैं आपको बता दूं कि जो हमारी अर्ध अध्यक्षात्मक होती है ना, इसमें क्या होता है कि जो हमारी विधायिका होती है, व्हाट डू यू मीन बाय विधायिका? विधायिका मतलब वही लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं, वो किसके प्रति जवाबदेह होते हैं? वो होते हैं जी हमारे जो क्या कहते हैं विधायिका के प्रति, जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं और उनका जो मंत्री परिषद होता है, डिफेंस मिनिस्टर, ये मिनिस्टर, वो मिनिस्टर, ये सारे के सारे जो भी पार्लियामेंट के बाकी मेंबर होते हैं उनके प्रति जवाबदेह होते हैं। अगर वो कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो उनको जवाब देते ही देते हैं। ठीक है जी, आई होप ये आपको क्लियर हो गया। ये श्रीलंका में है, मैं आपको बता चुका हूँ, इसका एक पैराग्राफ भी लिखा हुआ है बुक के अंदर, वो मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, इनको संवैधानिक राजतंत्र या ये मतलब ये इसका है, इसको छोड़ो। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। तो ये दोनों के दोनों आ गए, अगर आपको डिफरेंस आ जाए तो ये लिख देना। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि अध्यक्षात्मक जो कार्यपालिका है उसमें बताओ। तो इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति देश के प्रमुख होता है, तो इसमें भी राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, वही सरकार का भी प्रमुख होता है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, आप देखोगे इन दोनों में ही क्या होता है कि सरकार के प्रमुख को प्रधानमंत्री कहा जाता है, पर अध्यक्षात्मक में, ये अमेरिका के अंदर है, यूएसए के अंदर है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सरकार का प्रमुख होता है, ठीक है, वही देश का प्रमुख होता है, और वो दोनों के दोनों की पोस्ट किसके पास होती है, वो मतलब पावर किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास। यानी राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, राष्ट्रपति ही सरकार का प्रमुख होता है। ठीक है, अगर मेरे को लगा कि यार इनमें से जो डिफरेंस है ना, उसकी मेरे को अलग से एक अलग पेज पे लिखकर मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अगर मेरे को लगा कि यार ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मैं थोड़ा डिफरेंस जो है वो ज्यादा बताने हैं मेरे को, तो आप क्या करना कि मेन पॉइंट स्टडी, ठीक है, मेन पॉइंट स्टडी के हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। 11th होगा आर्ट्स करके। ठीक है, आप मेन पॉइंट स्टडी लिखोगे ना टेलीग्राम पे आ जाएगा, इसको ज्वाइन कर लेना। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, मैं सारे के सारे यहीं पर अपलोड करता हूँ, और मैं पीडीएफ भी आपको, ये वाली पीडीएफ कैसे मिलेगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान से होते हैं। इसका मतलब यह है कि डायरेक्ट लोग वोट देकर अपने राष्ट्रपति को चुनते हैं, जैसे कि अमेरिका में होता है, लोग डायरेक्टली वोट देकर अपने राष्ट्रपति को चुन सकते हैं। बट हमारे भारत के अंदर नहीं है। हम क्या चुनते हैं, अपने एमपी को चुनते हैं, एमपी जिस पार्टी के ज्यादा होते हैं वो बनते हैं प्रधानमंत्री, तो हम डायरेक्टली प्रधानमंत्री को नहीं चुनते, इनडायरेक्टली चुनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि वह विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होते। यानी कि मैं आपको बता दूं कि विधायिका अगर उनसे कोई क्वेश्चन पूछती है ना, तो हमारे जो अध्यक्षात्मक कार्यपालिका के जो राष्ट्रपति होते हैं उनकी मर्जी होती है कि वो जवाब दे या ना दे, उनकी मर्जी होती है। ठीक है, तो वो जवाब देने के लिए बाध्य नहीं होते। आई होप ये क्लियर हो गया वो आपको। ठीक है, एज इट इज इसको लर्न कर लेना। बाकी अगर मेरे को लगा कि इसका डिफरेंस में थोड़ी सी और ज्यादा चीजें इंक्लूड करनी है और मेरे को लगा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, बट अभी यही करके जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो, क्योंकि वैसे भी इतना 40 नंबर का पेपर आएगा, ठीक है, तो इतना ज्यादा होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत ने संसदीय प्रणाली क्यों अपनाया। तो भारत ने, जैसे मैंने आपको बताया कि भारत ने संसदीय प्रणाली अपनाई है, तो भारत ने संसदीय प्रणाली यानी ये वाली क्यों अपनाई है, क्या रीजन है जिसकी वजह से भारत ने संसदीय प्रणाली अपनाई है। तो ये देखो उत्तर में क्या लिखा हुआ है
कि संविधान सभा में इस बात पर बहस हुई थी। मैं आपको बता दूं कि मतलब जब हमारा संविधान बन रहा था ना, तो इस बात पर बहस हुई थी कि सरकार की संसदीय प्रणाली को अपनाया जाए या राष्ट्रपति प्रणाली को, यानी अमेरिका जैसा अपनाया जाए या संसदीय प्रणाली अपनाई जाए। कुछ सदस्य संसदीय प्रणाली के पक्ष में थे और अन्य राष्ट्रपति प्रणाली के पक्ष में थे, लेकिन अंतिम संविधान निर्माता ने संसदीय प्रणाली के पक्ष में निर्णय लिया, क्योंकि हमारे पास पहले से ही भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1935 के तहत संसदीय प्रणाली चलाने का अनुभव था। मैं आपको बता दूं, भारत में पहले से जो अंग्रेज वगैरह सिस्टम चला रहे थे ना, वो भी आप कह सकते हो कि संसदीय प्रणाली के अधिनियम से ही चला रहे थे। अधिनियम 1919 से 1919 और 1915 के अधिनियम के द्वारा संसदीय प्रणाली ही चलाई गई थी। तो हमारे पास अनुभव था कि यार संसदीय प्रणाली को कैसे चलाया जा सकता है, ठीक है। परंतु हमें राष्ट्रपति प्रणाली जो अध्यक्षात्मक प्रणाली है उसको चलाने का अनुभव नहीं था, तो इसलिए हमने क्या कहा कि यार संसदीय प्रणाली अपनाते हैं, ठीक है। इस अनुभव से पता चलता है कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका को विधायिका द्वारा प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है। पता है ना आपको, जब हमने विधायिका वाले चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन किए थे, तो मैंने आपको बताया था कि विधायिका कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित कर सकती है। ओके, जबकि अध्यक्षात्मक में आप देखोगे ना, राष्ट्रपति वाले में क्या होता है कि ज्यादा पावर किसके पास होती है, राष्ट्रपति प्रणाली में ज्यादा पावर किसके पास होती है, वो होती है जी राष्ट्रपति के पास। बस संसदीय में विधायिका के पास कार्यपालिका को नियंत्रण करने के तरीके होते हैं। नहीं समझ आया ये बात? क्योंकि देखो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी बता रहा हूँ, तो अगर आपको नहीं समझ आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन लर्न करते हुए जाना, बस मेरी बात सुनते हुए जाना, ठीक है। चलो नेक्स्ट है कि संविधान निर्माता के लिए एक जिम्मेदार और उत्तरदायी सरकार चाहते थे जो लोग के प्रति जवाबदेह हो। आपने एक पॉइंट देखा था अध्यक्षात्मक में, जो विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता राष्ट्रपति, बट संसदीय में होता है। ये देखो लिखा हुआ है विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है, इसलिए हमने संसदीय प्रणाली को अपनाया, ठीक है। मतलब दोबारा से शॉर्ट में समझाता हूँ, सिंपल सीधी बात है कि हमने भारत ने संसदीय प्रणाली को इसलिए अपनाया क्योंकि अधिनियम 1915 और 1935 के तहत हमें संसदीय प्रणाली चलाने का थोड़ा सा अनुभव था, तो हमें लगा कि हमें संसदीय प्रणाली अपनानी चाहिए। इसका दूसरा रीजन ये भी था कि कार्यपालिका जो होती है संसदीय प्रणाली में, वो विधायिका जो है वो उसे अच्छे से नियंत्रण कर सकती है। तो ये भी एक दूसरा तरीका था जिसमें हम क्या कर सके, ये सुनिश्चित कर सकते थे कि जो कार्यपालिका हो वो विधायिका के प्रति जवाबदेह हो। तो यही कारण था जिसकी वजह से हमने संसदीय प्रणाली को अपनाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत दुख की बात है बहुत सारे बच्चे इसका आंसर नहीं कर पाते, ठीक है। ऑल्दो ये 9th-10th में भी आता है, तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, और ये आया भी है आपके एग्जाम के अंदर, दे रखा है, मतलब आपके चैप्टर के अंदर है ये, कि भारत के राष्ट्रपति बनने की क्या आवश्यक योग्यता है। अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो क्या क्या क्राइटेरिया पूर्ण करना पड़ेगा। पहली बात तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए, ये पहला क्राइटेरिया। दूसरा, 35 वर्ष या उससे अधिक की आयु का होना चाहिए, कम से कम आपकी एज जो है 35 होनी चाहिए, उससे ज्यादा होनी चाहिए। उसे संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, वो संसद का सदस्य नहीं हो सकता, ना ही लोकसभा का ना ही राज्यसभा का, ये बात याद रखना आप, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है कि उसे लाभ का कोई पद धारण नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है कि कोई भी ऐसी जॉब या बिजनेस वगैरह में या गवर्नमेंट वगैरह में उसके पास पोस्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज है, मतलब वो राष्ट्रपति के अलावा और कुछ नहीं कर सकता, ये पॉइंट है। नेक्स्ट है कि वो दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया का मतलब क्या होता है कि वो एक तरह से इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। ये आप वैसे अकाउंट्स में पढ़ाते हैं। इंसॉल्वेंट का मतलब है कि देखो, जो बंदा दिवालिया हो जाता है ना, वो किसी भी गवर्नमेंट के एग्रीमेंट में साइन नहीं कर पाता, ठीक है। तो राष्ट्रपति दिवालिया नहीं होने चाहिए, क्योंकि उसको पता है उसके नाम से बहुत सारी ट्रीटी वगैरह साइन होती है। तो ये कुछ क्राइटेरिया है राष्ट्रपति होने के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, ठीक है। सबसे पहले तो राष्ट्रपति को अपॉइंट कैसे किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। राष्ट्रपति को चुनने के लिए क्या होती है, वोटिंग होती है। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में तीनों जगह पर वोटिंग होती है, और वोटिंग होने के बाद राष्ट्रपति को चुना जाता है। आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। अब राष्ट्रपति को हटाया कैसे जाता है, तो मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो वैसे 5 साल का होता है, और इसको हटाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कैसे हटाया जाता है। आई एम रियली सॉरी, मेरे को थोड़ा सा फीवर हो रहा था, इसलिए मैं फेस के साथ वीडियो नहीं बना रहा, तो अगर आपको मेरी वॉइस में थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो, आई एम रियली सॉरी। तो कैसे हटाया जाता है, तो मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसको कहते हैं महाभियोग। क्या कहते हैं उस प्रक्रिया को, कहते हैं महाभियोग। ये सिर्फ राष्ट्रपति को हटाने के लिए नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट के या चीफ जस्टिस को हटाने की प्रक्रिया होती है ना, वो भी महाभियोग द्वारा ही चलाई जाती है। अब होता क्या है इसके अंदर, सबसे पहले तो अगर संसद को कोई दिक्कत लगती है ना, जांच वगैरह होती है और पता चलता है कि यार राष्ट्रपति ने कुछ गलत किया है, तो राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाता है, ठीक है। और वो बोला जाता है कि आप देख लो आपको क्या करना है, या तो खुद इस्तीफा दे दो, ये सारी की सारी चीजें। मतलब उसको अपने अपने जो जो उसके खिलाफ जो भी हो रहा है ना, उसके खिलाफ एक तरह से स्पष्टीकरण देने का 14 दिन का नोटिस दिया जाता है,
ठीक है। राष्ट्रपति को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए 14 दिन का नोटिस दिया जाता है कि यार अगर आप पे कोई आरोप है और वो सिद्ध हो रहा है तो आप क्या बोलना चाहते हो उसके लिए वो भी बताओ, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं बदलता, अगर वो अपनी वो नहीं दे पाता, अगर वो नहीं बता पाता कि यार मेरे से मतलब क्या किया मैंने या मैंने जो किया वो सही किया या गलत किया, अगर वो कुछ नहीं बोलता ना, तो होता क्या है कि 2/3 यानी लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी पास होती है, वोटिंग होती है, वोटिंग में 66% से ज्यादा लोग अगर वोट देते हैं कि हाँ राष्ट्रपति को हटा दिया जाए, तो राष्ट्रपति हट जाता है और उसे अपना जो कार्यालय है वो खाली करना पड़ता है, यानी राष्ट्रपति की पोस्ट छोड़नी पड़ती है। सिंपल है। क्या बोला मैंने आपको कि राष्ट्रपति का काल 5 साल का होता है, पर अगर उसको बीच में हटाना है तो महाभियोग चलाना पड़ेगा, संसद से एक 2/3 मेजोरिटी के साथ एक बिल पास करवाना पड़ता है जिसमें हम राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया वगैरह होती है, ठीक है। और जब वो हट मतलब अगर वो 2/3 मेजोरिटी मिल जाती है, अगर उसको वोट मिल जाता है हटने के लिए, तो उसको हटना पड़ता है, अपना जो कार्यालय है वो खाली करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की शक्तियां बताइए। आप देख रहे होंगे कि मैंने राष्ट्रपति की शक्तियां 10 लिखी हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इतना ज्यादा एग्जाम में लिखी, तो मैं आपको बताऊं कि आपके ना बुक के अंदर जो है वो 8वां 9वां और 10वां पॉइंट लिखा हुआ है, बट एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो यार 2-3 तो एक्स्ट्रा लिखने पड़ेंगे ना। तो कुछ पॉइंट ये जनरल पॉइंट है, ठीक है, ये आपको लिखे हुए होना चाहिए, कोई भी कर लो। इन तीन के 8वें 9वें 10वें के अलावा कोई भी 2-3 पॉइंट कर लेना। मैं सीधा फर्स्ट पॉइंट से समझा देता हूँ आपको, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई दिक्कत हो। तो पहली बात तो वह प्रधानमंत्री और मंत्रियों को नियुक्त करता है, इसका मतलब शपथ दिलवाने का काम जो होता है वो राष्ट्रपति का होता है। और अगर कभी गठबंधन की सरकार बनती है ना, तो मैं आपको बता दूं राष्ट्रपति की अहम भूमिका बनती है प्रधानमंत्री को चुनने में। नेक्स्ट है कि वह राज्यपाल, अध्यक्ष, राज्यपाल और जो गवर्नर होता है, अध्यक्ष होता है, वैसे राज्यपाल को गवर्नर ही कहते हैं, अध्यक्ष अलग होता है। राज्यपाल होता है या अध्यक्ष होता है किसी भी बड़े बड़े डिपार्टमेंट का, जैसे इलेक्शन कमीशन का अध्यक्ष होता है। तो बड़ी बड़ी नियुक्तियां यही करता है, यही चुनते हैं। यह कानून और नीतियों को लागू करता है। मैं आपको बता दूं इनके सिग्नेचर के बिना कोई भी कानून नहीं बन सकता। कानून बनाने के लिए पहले आपको लोकसभा या राज्यसभा से पास करवाना पड़ता है, दोनों से पास करवाना पड़ता है। अब मान लो पहले लोकसभा से करवाया, फिर राज्यसभा से करवाना पड़ेगा, उसके बाद राष्ट्रपति के पास साइन होने के लिए जाएगा। अगर उसने साइन करने से मना कर दिया और बोला कि इसको सही करके लाओ, इसमें मेरे को कोई दिक्कत लग रही है, तो फिर वो लागू नहीं होता जब तक वो राष्ट्रपति साइन नहीं करता, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। वह उच्चायोगों, उच्च योग मतलब उच्चायोगों का मतलब होता है जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट होते हैं ना, जैसे बड़ी बड़ी पोस्ट होती है, जैसे मैंने इलेक्शन कमीशन वगैरह बनाया, राजदूत, राजदूत यानी दूसरे कंट्री के अंदर जो हमारे मिनिस्टर वगैरह जाते हैं वो, है ना, विदेशी गणमान्य व्यक्ति, ये सारे के सारे को मतलब एक तरह से साख प्राप्त होती है, मेन पर्सन यही माने जाते हैं और विदेश में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका मतलब ये मैंने बताया, जो बड़ी बड़ी ट्रीटी होती है ना वो इन्हीं के नाम पे साइन होती है। और ये पॉइंट जो है वह भारतीय थल सेना का सर्वोच्च कमांडर है। मैं आपको बता दूं जो राष्ट्रपति होते हैं हमारे भारत के, वो भारतीय थल सेना के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। और वह युद्ध और शांति की घोषणा करते हैं। युद्ध और शांति की घोषणा मतलब मैं आपको बता दूं, अगर मान लो कोई दिक्कत आ जाती है तो यही बोलते हैं कि जी अब राष्ट्र मतलब क्या कहते हैं उसको, शांति हो गई है या अब युद्ध की स्टार्टिंग होगी, तो ये राष्ट्रपति पे होता है, ठीक है। तो ये बड़ी बड़ी जो चीजें हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। और संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति सभी महत्वपूर्ण पदों वगैरह को, है ना, सूचना प्राप्त करने की, मैं आपको बता दूं राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि वो मंत्री परिषदों से और जो भी हमारे प्रधानमंत्री तक राष्ट्रपति को सूचना देते हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति को ये संवैधानिक रूप से अधिकार होता है, तो जो भी हुआ हो, कोई भी दिक्कत आती है ना, तो राष्ट्रपति को सूचना देना ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्या क्या पॉइंट समझ आया आपको? कोई भी 3 पॉइंट लिख देना यार। पहले लिख देना था प्रधानमंत्री या मंत्री परिषदों की क्या करता है, नियुक्ति करता है। दूसरा ये लिख देना कि वो कानून को, नीतियों को लागू करता है, बिना सिग्नेचर के कोई भी नीति नहीं बन पाती। और लिख देना वह थल सेना के कमांडर होते हैं। बाकी फिर ये वाले 7वां 8वां 9वां 10वां लिख देना। 7वां है कि यह सूचना प्राप्त करने के लिए आप कह सकते हो कि उनका अधिकार है सूचना प्राप्त करना। जो भी हमारे मंत्री परिषद होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, वो इनको सूचना देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को लौटा सकता है और उसे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। जैसे मैंने बोला कि जो राष्ट्रपति है उनको मंत्री परिषद जो है, जैसे डिफेंस मिनिस्टर, ये मिनिस्टर, वो मिनिस्टर, वो राष्ट्रपति को क्या कर सकते हैं, सूचना दे सकते हैं। मतलब सूचना भी दे सकते हैं और सलाह भी दे सकते हैं। बट अगर राष्ट्रपति का मन करे, उनको लगे कि यार ये जो सलाह दे रहे हैं सही नहीं है, तो उनकी सलाह को दोबारा से पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं और बोल सकते हैं कि अपनी सलाह को थोड़ा सुधारो, मेरे को कोई दिक्कत लग रही है तो उसको सही करो। ऑल मैं ये भी बात बता दूं कि अगर जो मंत्री परिषद है वो बिना वैसी की वैसी सलाह दोबारा से वापस देते हैं, वही चीज बोलते हैं, तो फिर राष्ट्रपति को बात माननी पड़ती है। बट ये पॉइंट आपको लिखना है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रपति के पास विटो की शक्ति होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ध्यान से सुनना।
राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति होती है, यानी निषेध अधिकार जिसे कहते हैं, जिससे संसद द्वारा पारित विधेयकों पर स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है या स्वीकृति देने से मना कर सकता है। मैंने आपको बताया ना, राष्ट्रपति को अगर लगे कि कोई विधेयक जो उनके पास सिग्नेचर होने के लिए आया है लास्ट टाइम और उसमें कोई दिक्कत है, तो राष्ट्रपति उस विधेयक को दोबारा से आप कह सकते हो कि स्वीकृति देने से मना कर सकता है, और ये भी बोल सकते हैं और कि आप है ना इनको दोबारा से देखो, मतलब लौटा सकते हैं, वापस संसद को लौटा सकते हैं और बोलते हैं कि आप इसमें दोबारा बहस करो, ये चीज मेरे को सही नहीं लग रही। तो ये पावर होती है, वीटो पावर होती है राष्ट्रपति के पास, कि वो किसी भी विधेयक को कानून बनाने से मना कर सकता है। और जो भी आप कह सकते हो कि विधेयक पे और कानून बनाने पे जो भी आप कह सकते हो कि एक तरह से जो मतलब विधेयक को कानून बनाने की जो प्रोसेस होती है ना, उस पर विलंब कर सकता है। वो क्या ये भी बोल सकता है कि नहीं मैं थोड़ी देर बाद सुनूंगा आपकी बात, ये सिग्नेचर करने के लिए लेट भी कर सकता है, और अगर वो सिग्नेचर नहीं भी कर सकता है, ये भी पावर होती है राष्ट्रपति के पास, ये सबसे अहम भूमिका होती है। और ये है, मैंने आपको ये वाला पॉइंट ऊपर ही बता दिया था कि राष्ट्रपति जो है वो क्या करते हैं कि किसी विशेष परिस्थितियों में उनके पास एक और आप कह सकते हो पावर होती है। वो कौन सी पावर होती है? वो राष्ट्रपति को नियुक्त करते हैं। इसका मतलब क्या है कि मान लो कभी गठबंधन की सरकार बनती है ना, तो गठबंधन की सरकार में क्योंकि अलग अलग पार्टी होती है, तो ये राष्ट्रपति की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर सबको इक्वल इक्वल वोट मिले हो और तो किसको राष्ट्रपति चुने। मैं पॉइंट पर देता हूँ। तीसरे प्रकार का विशेष अधिकार राजनीतिक परिस्थिति के कारण पैदा होता है। औपचारिक रूप से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, परंतु यदि गठबंधन बनाने के प्रयासों के बाद 2 या 3 नेताओं का दावा यह करे कि उन्हें लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, तब राष्ट्रपति को यह निर्णय लेना होता है कि वह किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे। याद रखना, गठबंधन के टाइम में अगर 2 या 2 से ज्यादा पार्टी बोले ना कि हमें क्या है, हमें बहुमत प्राप्त है, तो राष्ट्रपति देखता है कि असल में किस नेता को या किस पार्टी को बहुमत प्राप्त है, और फिर उनको प्रधानमंत्री बनाते हैं। तो ये इनके हाथ में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, राष्ट्रपति की पावर देख ली, थोड़ा प्रधानमंत्री की पावर भी देख लेते हैं। तो कैबिनेट का गठन करना, यानी डिफेंस मिनिस्टर, ये मिनिस्टर वो मिनिस्टर जो है वो चुनते ये हैं, शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं। तो ये है कि कैबिनेट का गठन करते हैं। कैबिनेट का मतलब ये होता है जो मंत्री परिषद होते हैं वो। नेक्स्ट है कि विभिन्न मंत्रियों के बीच विभाग वितरण करते हैं, जैसे कि वही मैंने आपको बताया कि जो टूरिज्म डिपार्टमेंट होता है, कोल डिपार्टमेंट, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट के जो बड़े बड़े मंत्री होते हैं ना, मिनिस्टर होते हैं, कोल मिनिस्टर, ये मिनिस्टर वो मिनिस्टर, तो इनको वितरण देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अध्यक्षता, मतलब ये मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हैं, है ना। मंत्रिमंडल में जो बैठक होती है उसको लीड यही करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच समन्वय करना। ठीक है, अगर मान लो किसी फाइनेंस मिनिस्ट्री में और डिफेंस मिनिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम हो जाए पैसे से रिलेटेड, तो फिर ये जो प्रधानमंत्री हो वो बीच में आके समन्वय करवाते हैं, कोऑर्डिनेशन वगैरह बैठाते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के सलाह के रूप में कार्य करते हैं, सलाहकार, यानी राष्ट्रपति को सलाह देने का काम होता है इनका, इन्फॉर्मेशन भी देना होता है, सलाह देना भी काम होता है इनका। कैबिनेट और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी के रूप में कार्य करना, ये मैंने आपको बता दिया। कैबिनेट यानी जो मिनिस्टर्स होते हैं और राष्ट्रपति के बीच में एक कनेक्टर का काम करते हैं, एक किसका, कड़ी के रूप में काम करते हैं। नेक्स्ट है कि विदेशी नीति के वास्तुकार के रूप में कार्य करते हैं। विदेशी नीति के मतलब वास्तुकार का इसका क्या मतलब है कि दूसरी कंट्री के अंदर जब ये जाते हैं ना, तो एक तरह से मतलब इन्हीं को प्रमुख माना जाता है। जैसे मैंने बोला सरकार का प्रमुख माना जाता है, देश का प्रमुख तो राष्ट्रपति को माना जाता है संसदीय प्रणाली में जो हमारे भारत के अंदर है, बट कहीं ना कहीं इनके पास ज्यादा पावर होती है। ये पॉइंट है। वैसे आपको सारे पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है और घर की जगह संसद कर लेना। ठीक है, बस संसद के नेता के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कि वह पार्टी के महत्वपूर्ण नेताओं के रूप में भी कार्य करते हैं। आपको पता है पार्टी के भी महत्वपूर्ण नेता होते हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट है क्या, वह देश का नेतृत्व करते हैं। नेतृत्व यानी देश को लीड करते हैं। कोई भी 5 या 6 पॉइंट लर्न कर लेना बहुत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये नेक्स्ट नहीं है, लास्ट क्वेश्चन है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे कि स्थायी और अस्थायी कार्यपालिका क्या होती है। ठीक है, अब देखो 2 तरह की कार्यपालिका होती है, मैं आपको बताऊं। वैसे तो वो 3 जो कार्यपालिका के प्रकार होते हैं ना वो अलग होते हैं। अगर आपसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि स्थायी कार्यपालिका और जो हमारी अस्थायी कार्यपालिका वो बताओ। देखो कार्यपालिका में ना 2 आते हैं, एक तो हमारे प्रधानमंत्री आते हैं, ठीक है, वो राष्ट्रपति आते हैं, उसके बाद जो मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर वो आते हैं। ये होते हैं अस्थायी, ये कभी भी हट सकते हैं। हर 5 साल में वोटिंग होती है, अगर किसी और पार्टी को वोट मिलेगा तो किसी और पार्टी के पीएम, किसी और पार्टी के राष्ट्रपति, मतलब कुछ और राष्ट्रपति बनेगा, कोई और इनका, क्योंकि 5 साल का होता है राष्ट्रपति का टाइम भी, कोई और मिनिस्टर बनेगा, कोई और कैबिनेट मिनिस्टर बनेगा, पर ये होते हैं अस्थायी। ठीक है, पर एक होते हैं स्थायी कार्यपालिका, जैसे होते हैं अपने आईपीएस, आईएएस। ठीक है, बहुत सारे लोगों को लगता है
कि जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं ना, जो बड़ी बड़ी जो पॉलिसी होती है वो ये बनाते हैं, जबकि ये सही नहीं होता। अस्थायी कार्यपालिका, अब देखो आप कभी सोच के देखना, बहुत सारे ऐसे नेता होते हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, ठीक है, बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, 5वीं 6th 12th ग्रेजुएशन करी हुई होती है ना, इतना ज्ञान नहीं होता उनके पास। तो कभी कभी आपके माइंड में आता है ना, सर इतनी बड़ी बड़ी पॉलिसी, इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर देते हैं, इतनी बड़ी पॉलिसी कैसे बना देते हैं। अरे बनाते ये हैं, मेन पर्सन ये होते हैं, आईपीएस आईएएस, इनको बहुत सालों का वो होता है। आपको पता है ना, आईपीएस आईएएस बनने के लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए, फिर एग्जाम देना पड़ता है आपको, तो ये सारी की सारी प्रोसेस होती है। एक्चुअल में पॉलिसी ये बनाते हैं, डीप में ये देखते हैं कि जो भी काम हो रहा है, जो भी पॉलिसी है वो सही है या गलत है, ये देखते हैं, मेन काम इनका होता है, ठीक है। बट हाँ, फेस इनका होता है, जो मेन फेस जो होता है वो इन्हीं का होता है, अस्थायी कार्यपालिका का, ठीक है। समझ आ गया ना, दो तरह की कार्यपालिका होती है। अच्छा, इनको अस्थायी और इनको स्थायी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हर 5 साल में हट सकते हैं, बट ये जो स्थायी होते हैं ना, ये टिल रिटायरमेंट या मरने तक रहते हैं। आईपीएस अगर कोई बनता है, ठीक है, तो अगर कोई इन्होंने बिल्कुल ही बहुत मतलब बहुत ही गलत काम ना कर दिया हो तो उनको नहीं हटाया जाता, ठीक है, टर्मिनेट तो नहीं कर सकते, इनको टर्मिनेट करने के लिए भी बहुत अलग प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ये कब तक रहते हैं, जब तक ये रिटायर ना हो जाए, ठीक है, या इनकी डेथ ना हो जाए, किसी कारणवश इनका देहांत ना हो जाए, तब तक ये आईपीएस या आईएएस रहते हैं, ये स्थायी कार्यपालिका में रहते हैं, ठीक है जी। अब आते हैं थोड़ा सा नीचे। अब देखो, स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका में डिफरेंस, एक विशिष्ट अवधि के लिए लोगों द्वारा चुने गए कार्यकारी अधिकारी और राजनीतिक कार्यकारी कहा जाता है। मैं आपको बता दूं, स्थायी कार्यपालिका को राजनीतिक कार्यकारी भी कहा जाता है, क्योंकि राजनीतिक होते हैं, है ना, ये सारे के सारे जो मैंने आपको बताए थे, ठीक है, ये पीएम, ये राष्ट्रपति, ये सीएम, ये कैबिनेट मिनिस्टर, ये सारे, सीएम नहीं, कैबिनेट मिनिस्टर, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं कि हमारे राजनेता ही होते हैं ये, है ना, और ये लोगों द्वारा चुने जाते हैं। बट ये जो हमारे स्थायी कार्यकारी होते हैं, लोगों द्वारा नहीं चुने जाते, वोट देकर इनको नहीं चुना जाता, आईपीएस को वोट देकर नहीं चुना जाता। उदाहरण के लिए मंत्री परिषद हो गए, राजनीतिक नेता होते हैं वो, है ना, और इसका उदाहरण है सिविल सेवा, आईपीएस आईएएस, सारे के सारे आते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है कि वह केवल तब तक ही पद पर रहते हैं जब तक संसद में उन्हें बहुमत है ना। इस टाइम जो प्रधानमंत्री है वो कौन है, वो है हमारे नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। वो कब तक रहेंगे प्रधानमंत्री, वो स्थायी कार्यपालिका, ये ओके, ये दिक्कत क्रिएट कर दिया, ये अस्थायी कार्यपालिका करना आप इसको, ठीक है, ओके। तो हमारे प्रधानमंत्री तब तक अस्थायी कार्यपालिका में रहेंगे जब तक उनको संसद के अंदर बहुमत प्राप्त है। जब उनके नेता जो है वो बहुत ही कम हो जाएंगे, यानी आप मान लो नेक्स्ट इलेक्शन में वो किसी वर्ष हार जाते हैं, तो वो हट जाएंगे, उनके बाद कोई नए प्रधानमंत्री आएंगे और वो अस्थायी कार्यपालिका कहलाएंगे, ठीक है। तो ये तब तक ही होते हैं पावर में जब तक उनकी बहुमत प्राप्त होती है। ये है कि वह तब तक पद पर बने रहते हैं जब तक सत्तारूढ़ वह तब भी तक पद पर बने रहता है जब तक सत्तारूढ़ दल अपने कार्यालय से हटता है। रियली सॉरी, रियली सॉरी, फीवर हो रहा है ना, तो इसकी वजह से। चलो, ये स्थायी कार्यपालिका क्या था, स्थायी कार्यपालिका में ये था कि ये तब भी रहते हैं जब जैसे ये है, ठीक है, ये हटते जाए, अस्थायी कार्यपालिका हटती जाए, नहीं आती जाए, ये होता रहता है, बट ये कभी नहीं हटते, चाहे पार्टी चेंज हो जाए, बट ये चेंज नहीं होते। अगर मान लो अभी बीजेपी की सरकार है, कल मान लो आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की आएगी, या आम आदमी पार्टी की आ सकती है, या बीजेपी की दोबारा आ सकती है, किसी की भी आ सकती है, बट आईपीएस आईएएस चेंज नहीं होते, है ना। ऐसा नहीं है कि ये आईपीएस बीजेपी के हैं, ये आईएन, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है कि अपने निर्णय के लिए सभी परिणामों के लिए लोगों के प्रति जवाबदेह होते हैं। अगर कुछ हो जाता है ना पॉलिसी में, अगर कोई दिक्कत आ जाती है ना, तो जवाब अस्थायी कार्यपालिका को देना पड़ता है, नेता को देना पड़ता है, आईपीएस आईएएस से कोई सवाल नहीं कर सकता, ठीक है। यही है कि लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं होते, ठीक है। पॉलिसी के बारे में कोई भी सवाल जवाब होता है तो जो है वो हमारे अस्थायी कार्यपालिका ही जवाब देती है। नेक्स्ट है कि राजनीतिक कार्यपालिका के लिए कोई न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आवश्यक नहीं होती। कोई भी चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे पढ़ा लिखा ना हो, कोई भी हमारे राजनीतिक कार्यपालिका में बैठ सकता है, ठीक है, कोई भी बैठ सकता है, ओके। कोई शैक्षिक योग्यता नहीं है, जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो कोई जरूरी नहीं है। बट स्थायी कार्यपालिका बनने के लिए आपकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, ग्रेजुएशन पास होना चाहिए आईपीएस आईएएस वगैरह बनने के लिए, और पेपर वगैरह देना है, पास होना है, तभी आप आईएएस आईपीएस बन पाओगे। नेक्स्ट है कि यह है अधिक शक्तिशाली होते हैं और अंतिम निर्णय यही लेते हैं। आपको पता ही है कि पॉलिसी बेशक ये बनाते हैं, आईपीएस आईएएस वगैरह बनाते हैं, बट पॉलिसी जो है लागू करनी है नहीं करनी, ये काम जो होता है अस्थायी कार्यपालिका का होता है, मंत्री वगैरह का होता है। ये थोड़े कम शक्तिशाली होते हैं, ये एक तरह से राजनीतिक कार्यपालिका कार्यकारी की सहायता देते हैं, ठीक है।
पर ये सिविल सेवा यानी यूपीएससी वगैरह जो होती है ना सिविल सेवा, उसको कितने उसमें वर्गीकरण किया गया है, 3 में वर्गीकरण किया गया है। अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा, प्रांतीय सेवा। ठीक है, इसमें अखिल सेवा में आईपीएस वगैरह आएंगे, और केंद्रीय सेवा के अंदर इंडियन फॉरेन सर्विस आएगा, या इंडियन जो रेवेन्यू सर्विस आएगा, है ना, आईआरएस आएगा, आईएफएस आएगा, है ना। और प्रांतीय सेवा में जैसे एसएससी वगैरह हो गया, ये सारे के सारे आते हैं। ठीक है, चलो ये सारे के सारे क्वेश्चन तो आपको करना ही है। ठीक है, कोई दिक्कत आई हो किसी क्वेश्चन में तो नीचे मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, अभी रुक जाओ, अभी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ मेरे ख्याल, हाँ ज्यादा टाइम नहीं लिया, अभी सिर्फ 30 मिनट हुआ है। रुक जाओ, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगा, और इसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लेना। सिर्फ एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन ही है जो थोड़े से मेरे को सही लगे, बाकी तो फिर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, वो तो कर ही लोगे आप। दिखा देता हूं मैं एक ये दोनों क्वेश्चन। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन है, ये एक बार पढ़ लेना, समझ आ जाएगा वैसे। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि क्या मंत्रिमंडल की सलाह रियली सॉरी, हे राम। नेक्स्ट है, क्या मंत्रिमंडल की सलाह राष्ट्रपति को हर हाल में माननी पड़ती है। जैसे मैंने आपको बताया, ऐसा नहीं है, मंत्रिमंडल की सलाह जो है राष्ट्रपति को नहीं, मतलब फोर्स नहीं होता। सॉरी, तो ये मंत्रिमंडल की सलाह जो होती है वो राष्ट्रपति, जरूरी नहीं है कि हर हाल में माननी पड़ती है। अगर राष्ट्रपति को लगे कि सलाह जो है सही नहीं है तो वो लौटा सकता है। रियली सॉरी। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखना है। ये नेक्स्ट पॉइंट है कि संसदीय व्यवस्था ने कार्यपालिका को नियंत्रण रखने के लिए विधायिका को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। तो वही सारे के सारे अधिकार लिख देने हैं आपको, जो अपने चैप्टर नंबर 5 में पढ़े थे, विधायिका वाले चैप्टर में। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब करते हैं पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन पे आते हैं, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन पे आते हैं। पहला पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है ये वाला। इसमें है, प्रधानमंत्री के बिना कोई मंत्रिपरिषद नहीं होता। यह कार्टून बनाता है कि किस तरह प्रधानमंत्री सरकार की अगुवाई करता है। जिसमें ये पिक्चर में दिखाया गया कि सबसे पहले प्रधानमंत्री है इसमें, हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो जो कौन थे, वो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, उनके पीछे पीछे सारे के सारे मंत्री परिषद चल रहे हैं, सारे के सारे मंत्री परिषद चल रहे हैं, उसमें ये सारी की सारा दिखाया गया उसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर है, ये वो दिखा रखा है कि मंत्री जो है वो पोस्ट के लिए कितना वो रहते हैं। उसमें देखो ये सारा का सारा दिखा रखा है, इसमें देखो क्या लिखा है, मिनिस्टर अनहैप्पी विद द पोर्टफोलियो, यानी उनको कोई मतलब नॉर्मल नेता बनाया गया होगा, कोई मिनिस्टर नहीं बनाया गया होगा। तो इसमें ये दिखाया गया है कि क्या सिर्फ मंत्री पद ही इंपॉर्टेंट है, ये इनको बोल रहे हैं क्या सिर्फ मंत्री पद ही इंपॉर्टेंट है, कार बंगला ये सारी की सारी चीजें आपको क्या अच्छी नहीं लगती। क्योंकि आपको पता है कि हर मंत्री को ये सारी सुविधा दी जाती है, बट बहुत सारे मंत्री है ना अड़ जाते हैं कि जी नहीं मेरे को तो डिफेंस मिनिस्टर बनना है, फाइनेंस मिनिस्टर बनना है, ये बनना है, तो एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, चलो अब आते हैं जी थोड़ा सा एक और पिक्चर पे। तो ये दिखाया गया कि बहुत सारी अलग अलग, जैसे कोई मंत्री वगैरह होते हैं उनकी भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। ठीक है, उनको वोट मिल भी जाते हैं तब भी वो उनको लगता है कि यार उनकी बहुत सारी परेशानियां हैं जो बाकी मेंबर जो है पार्टी के जो बड़े लीडर है वो उनको पूरा नहीं कर रहे। जैसे कि इसमें लिखा है सीएम टू सीक ट्रस्ट वोट, ये सारी की सारी चीजें। अब इसमें 2-3 चीजें, ये मैंने आपको सबसे पहले तो एक केस बताया था, ये वाला अर्ध अध्यक्षात्मक का श्रीलंका का। आप चाहो तो रीड कर सकते हो, जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि इतना डीप में नहीं आएगा, 40 नंबर का पेपर है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 74। ये अनुच्छेद वगैरह देखो ज़्यादा नहीं है, हर चैप्टर में 1-2 अनुच्छेद होंगे, आर्टिकल होंगे, वो रीड कर लेना। अनुच्छेद 74 ये क्या कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने के लिए सलाह के अनुसार कार्य करेगा, परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की ऐसी सलाह पुनर्विचार करने को कह सकता है जो राष्ट्रपति मतलब चाहता है कि वो पुनर्विचार हो। चलो इसी क्वेश्चन का थोड़ा सा आंसर इसमें मिलाना है आपको। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था ना हमारा, ये वाला, क्या मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति को हर हाल में माननी पड़ती है। तो इसका आंसर है नहीं, ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 74 के अनुसार, अनुच्छेद 74 ए में ये कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है उसको सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद बनाया जाएगा जिनका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति जो है वो अपने कृत्यों के लिए सलाह वगैरह ले सकते हैं मंत्रिपरिषद से, परंतु राष्ट्रपति को अगर ऐसा लगे कि कोई मंत्रिपरिषद की दी गई सलाह सही नहीं है तो वो उनको पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है या कह सकता है।
तो ये पूरा का पूरा आंसर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, यही अनुच्छेद 74 है। ठीक है, हाँ अब दो तीन चीजें आप समझो यार। एक तो होते हैं उपराष्ट्रपति और एक होते हैं गवर्नर। ठीक है, गवर्नर, सॉरी गवर्नर, गवर्नर क्या होते हैं और उपराष्ट्रपति कौन होते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले उपराष्ट्रपति सुन लो। उपराष्ट्रपति जो है वो भी चुने जाते हैं, बट मैं आपको बता दूं वो कैसे चुने जाते हैं। वो उनको जैसे ये लिखा है ना 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, उनको भी उसी तरीके से चुना जाता है जैसे राष्ट्रपति को चुना जाता है। बस अंतर ये है कि इसमें निर्वाचन मंडल में या राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं होते, सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं उपराष्ट्रपति को, है ना। बट आपको पता है राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है, लोकसभा, राज्यसभा और जो अपने विधानमंडल या विधानसभा के लोग होते हैं, राज्य विधानसभा के लोग होते हैं। बट ऐसा नहीं होता हमारे किस में, हमारे उपराष्ट्रपति के चुनावों में। ठीक है, और राष्ट्रपति को हटाने की प्रोसेस भी ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, और इनको अगर हटाना है ना, अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो राज्यसभा से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बट मैं आपको बता दूं अगर राष्ट्रपति को हटाना पड़ता है ना तो लोकसभा से स्टार्ट करनी पड़ती है वोटिंग की प्रोसेस। ठीक है, चलो, और मैं इनकी पावर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये वैसे तो कार्यकारी संभालते हैं। ठीक है, जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो मैं आपको बता दूं राज्यसभा के स्पीकर के रूप में काम करते हैं। ठीक है, और अगर ये बेसिकली इनका काम जो इतना ज़्यादा टफ नहीं होता, बट मान लो किसी वर्ष से राष्ट्रपति जो है वो त्याग पत्र दे दे या मृत्यु हो जाए उनकी या महाभियोग चल जाए, तो ये तब तक राष्ट्रपति रहते हैं जब तक कोई नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता, क्योंकि ये जो है राष्ट्रपति की पोस्ट कभी खाली नहीं रहनी चाहिए। तो ये पॉइंट है। ठीक है, चलो, आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। अब आते हैं जी थोड़ा सा और नीचे। अच्छा, एक गवर्नर भी बता देता हूँ मैं, जिसको कहते हैं हम राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल कहते हैं। अच्छा हो गया मेरे को ये वर्ड याद आ गया, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था ये वर्ड, राज्यपाल। गवर्नर को राज्यपाल कहते हैं। होता क्या है, याद रखना, राज्यपाल जो है वो सेंटर चुनती है। व्हाट डू मीन बाय सेंटर, केंद्र सरकार चुनती है। जैसे इस अभी किसकी सरकार है, जैसे मैंने बोला बीजेपी की है। ठीक है, देखो पार्टी से कोई लेना देना नहीं है मेरा, बस मैं बीजेपी का एग्जांपल बार बार इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हमारे सेंटर में है। बीजेपी की जो पावर है, बीजेपी जो गवर्नमेंट है वो इस टाइम सेंटर में है। कोई और होती मैं कोई और का देता, अभी बीजेपी है तो मैं बीजेपी को दूंगा। मतलब क्या कहते हैं उसको, पॉइंट जो है बीजेपी के उसमें एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप अच्छे से कोरिलेट कर पाओ। ठीक है, इस टाइम बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो जितने भी राज्यपाल होते हैं ना, जितने भी गवर्नर होते हैं स्टेट के, वो बीजेपी ही चुनती है। ठीक है, जैसे कि केरला के हैं आरिफ मोहम्मद नाम है उनका। ठीक है, वो बीजेपी ने चुना है। अभी पंजाब के चुने जाएंगे, अलग अलग स्टेट के जो भी होते हैं वो बीजेपी चुनती है। अब इसमें दिक्कत क्या है, जैसे मैं बताता हूँ। जैसे सेंटर के अंदर, केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार है तब तो ठीक है ना। यूपी के अंदर जैसे केंद्र के अंदर हमारी बीजेपी की सरकार है, बीजेपी यूपी के अंदर भी बीजेपी की सरकार है, तब तो A1 जो राज्यपाल होगा वो बहुत अच्छे से कोरिलेट मतलब कनेक्ट कर पाएगा, है ना। क्योंकि स्टेट में और सेंटर में दोनों में बीजेपी है। बट दिक्कत वहां हो जाती है, जो राज्यपाल का काम जो है उस टाइम टफ हो जाता है जब सेम गवर्नमेंट ना हो। जैसे कि वेस्ट बंगाल की बात करता हूँ मैं। वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर है ना, और वेस्ट बंगाल की इस टाइम सीएम कौन है आपको पता है, ममता बनर्जी जी, है ना, ममता बनर्जी जी, डबल जी है उनके नाम में। चलो, तो ममता बनर्जी जी जो है ना वो सीएम है ना। ममता बनर्जी जो है, बनर्जी जी जो है वो सीएम है। और के सेंटर में कौन है, बीजेपी है। ठीक है, बीजेपी ऑब्वियस ही बात है अपनी मर्जी से चुनेगी राज्यपाल को, तो ऑब्वियस ही बात है वो कहीं ना कहीं बीजेपी का सपोर्ट करने वाला होगा, क्या मैं कह सकता हूँ, है ना। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बीजेपी का सपोर्ट करने वाला होगा। ठीक है, वैसे तो होता ही है, सारी पार्टियां ऐसे ही करती है कि अपने ही थोड़ा जो अपनी तरफ लीन जो हो उसी को ही वो बनाती है। तो अब देखो इनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि गवर्नर के पास भी थोड़ी पावर होती है, वो सीएम को बोलेंगी तो शायद सीएम माने ना माने, क्योंकि वो अलग पार्टी के हैं। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। राज्यपाल का काम तब बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। दिल्ली के अंदर भी सेम केस है। दिल्ली के अंदर एलजी होते हैं, तो एलजी भी है, उनको भी बहुत दिक्कतें आती हैं। आपने देखा होगा बहुत बार के, कई बार आम आदमी पार्टी की कहीं ना कहीं थोड़ी सी बहुत दिक्कतें होती है एलजी के साथ। वो भी एक रीज़न है ना। क्योंकि जब सेम पार्टी होती है तब तो बहुत बढ़िया चलता है, जब अलग अलग पार्टी होती है तो शायद स्टेट गवर्नमेंट सेंटर की नहीं सुनती, सेंटर स्टेट को की नहीं सुनती, तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। कहीं कहीं सही भी रहता है बट कहीं कहीं दिक्कत भी होती है। ठीक है, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो। कोई दिक्कत आई तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। और हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, मेन पॉइंट स्टडी आर्ट्स लिखना, मेन पॉइंट स्टडी भी लिखोगे ना टेलीग्राम चैनल पे तो ऑप्शन आ जाएंगे। क्लास 10th पे 10,000 बच्चे होने वाले हैं, बट क्लास 10th का आपको ज्वाइन नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास 11th का ज्वाइन करना है, आर्ट्स का। उसमें थोड़े कम बच्चे हैं, मेरे ख्याल 350, 350 नहीं है शायद, 320 है, मेरे को याद नहीं है। बट उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, मैं आपको वहीं पर दूंगा। ठीक है, बहुत अच्छे से सारे के सारे क्वेश्चन करके जाने हैं।
ओके। और बाकी चाहे आप इंग्लिश मीडियम को चाहे हिंदी मीडियम के, और बाकी नोट्स वगैरह के लिए हमारी एक वेबसाइट है www.mainpointstudy.in, ठीक है, मेन पॉइंट स्टडी, या गूगल पे जाके मेन पॉइंट स्टडी भी लिख दो ना, तब भी थोड़ी बातचीत है महंगी आ जाएगी, ठीक है। मेन पॉइंट स्टडी भी आपने लिखा तो ये वेबसाइट है, वेबसाइट पे आ जाओगे, आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। क्लास 11 के थोड़े कम नोट्स डाले होंगे, अभी मैं डाल दूंगा, ठीक है। टाइम नहीं मिल रहा है यार क्लास 11 के डालने का, ऐसा नहीं है मैंने बनाई नहीं है, डाल दूंगा मैं यहाँ पर सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो भी आपकी पीडीएफ वगैरह वो यहाँ पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी। और अगर आप सपोर्ट करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। ये वाला वैसे तो आप कंट्रीब्यूट का बटन दे रखा है, बट आप अगर इनडायरेक्टली सपोर्ट करना चाहते हो तो ऐसी ऐड जो दिख रही होगी इस पर क्लिक करके 10-20 सेकंड रुक जाना, वो भी अल्टीमेटली सपोर्ट होगा, ठीक है। अभी तो मैं बिल्कुल फ्री दे रहा हूँ, सब कुछ फ्री है, बट एक टाइम पे सर्वर की कॉस्ट बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और मेरे लिए मैनेज करना डिफिकल्ट हो रहा है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ सपोर्ट कितना भी छोटा हो उससे मैटर नहीं करता, बट आप सपोर्ट करोगे तो मेरे को लगेगा हाँ यार बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर मैं भी थोड़ा अपने से 100% दे पाऊंगा अपना, 200%, 300% दे पाऊंगा अपना, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हमारा ये यूट्यूब चैनल भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। यूट्यूब चैनल अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, मेन पॉइंट स्टडी को, और नोटिफिकेशन बेल दबा देना। और दूसरी बात ये है कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट चैनल है, सिर्फ मेन पॉइंट स्टडी का चैनल नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे हमारे चैनल है, जैसे कि मेन पॉइंट टैक हो गया, इसमें मैं अर्निंग से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, मैं दिखा देता हूँ आपको कैसी वीडियो बनाता हूँ कि आप नोट से कैसे अर्न कर सकते हो, स्टूडेंट कैसे अर्न कर सकता है, तो ये सारी की सारी चीज़ें बताता हूँ। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करो भी ना तो कोई दिक्कत नहीं है, और सब्सक्राइब करने के बाद जैसे मैंने देखो यहाँ नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाई, आपको नोटिफिकेशन बेल दबानी है, ठीक है, ताकि आपको सिंपल नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और बाकी गेमिंग वगैरह के चैनल है, और ये मेरा ब्लॉगिंग चैनल है, मन करे तो सब्सक्राइब कर लेना, बाकी कोई ऐसी सच कोई दिक्कत है नहीं। बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो का लिंक, बाकी सारी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।